बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज इलिप्स, और ये हमारे कॉनिक सेक्शन का थर्ड कर्व है। इससे पहले हमने सर्कल्स और पैराबोला को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम ये इस थर्ड वाले को डिस्कस करने जा रहे हैं, इलिप्स। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो डेफिनेशन जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, बस हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो डेफिनेशन हमें कह रही है कि एलिप्स जो है इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसे कि हमने पहले भी ये कहा था, जो पिछली कर्व्स थी जब हम उनका जिक्र कर रहे थे, तब भी हम यही कहते थे कि ये सेट ऑफ कर्व्स, सॉरी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे ग्राफ्स बनते हैं ये असल में पॉइंट्स ही होते हैं, बस उन पॉइंट्स को कनेक्ट किया होता है आपस में। तो इलिप्स भी उसी तरह एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और जो प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इनका जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है, सम ऑफ डिस्टेंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, कोई दो ऐसे फिक्स पॉइंट्स हैं, उनसे जो आपके पॉइंट्स हैं उनका जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखें और फिर हम उसको समझने की कोशिश करें, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये आपको शेप सी नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये प्रिटेंड कर रही है कि दिस इज अ शेप ऑफ एलिप्स। तो हमारे पास जो शेप है एलिप्स की वो इस तरह की होती है। जिस तरह आपने एग देखा होगा, अंडा देखा होगा, तो अंडे की जो शेप होती है बेसिकली ये उसी शेप का होता है। और क्या ये इस तरह की शेप कहीं और भी एग्जिस्ट करती है हमारी जिंदगी में? ये आपने देखा हो। ना, जो अर्थ की शेप है इसकी जैसे हो सकती है, हाँ ओवल। सर, अर्थ की जो शेप है। जी, अर्थ की शेप भी इसी तरह की है, और प्लस जो हमारे ये इनके ऑर्बिट्स होते हैं, हमारे सोलर जो प्लैनेट्स होते हैं, तो इनका इनका जो ये जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो भी इसी पैटर्न के अंदर घूम रहे होते हैं। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने उधर से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये जो ओवल जो शेप है, असल में इस ओवल शेप को हम एलिप्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पाथ है। तो इसमें वो कह रहा है कि भाई देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स। तो फिक्स पॉइंट्स कहाँ है? एक ये लेट्स से एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम F1 कहते हैं, और एक ये फिक्स पॉइंट है F2। ठीक है, जिस तरह जहां भी जिक्र हुआ है कि देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स, एक का नाम F1 है, दूसरे का नाम F2 है। तो ये दो ऐसे फिक्स पॉइंट्स हैं, इनसे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है, आप जहां कोई भी एक पॉइंट चूज करें, लेट से आप यहाँ चूज कर लेते हैं, या आप यहाँ चूज कर लेते हैं, या आप यहाँ चूज कर लेते हैं, या आप यहाँ चूज कर लेते हैं, तो आप इस पूरी ओवल शेप के ऊपर या एलिप्स की शेप के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर चूज करें और उस पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस मेजर करें, तो वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, आई रिपीट कि आप कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो इस शेप में कहीं भी हो सकता है, इवन कि वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो जो पॉइंट कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, उस पॉइंट का जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, जिसको हम F1 और F2 कहते हैं, इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनका ये जिक्र कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारे फिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये फिक्स पॉइंट्स असल में इनका क्या नाम होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि दोज फिक्स पॉइंट्स जिनको हम F1 एंड F2 कह रहे हैं, they are basically known as foci of the
एलिप्स। अच्छा, इससे पहले जब हमने पैराबोला का जिक्र किया था तो आपको याद होगा वहां एक फोकस पॉइंट था, याद है आपको? फोकस पॉइंट। तो उस पैराबोला के अंदर एक फोकस पॉइंट था। तो लेकिन जो एलिप्स होती है, एलिप्स के अंदर दो फोकस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो फोकस पॉइंट्स का जो उन दोनों को अगर मिला के कहेंगे तो हम उनको फोकाई कहते हैं। ठीक है जी। तो फोकाई जो है वो असल में फोकस उसका प्लूरल है, यानी कि जो फोकाई है वो प्लूरल है और जो सिंगुलर है वो फोकस है। ठीक है जी। अगर एक वाहिद की बात करेंगे तो हम फोकस कहेंगे, और जब हम जमा की बात करेंगे तो हम फोकाई कहेंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं F1 और F2, दे आर बेसिकली फोकाई ऑफ एलिप्स। ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो F1 और F2 हैं, दे आर, ये क्या है जी? ये फोकस हैं। ठीक है। इसको मैं दूसरी से लिखता हूँ। ये क्या है जी? ये दीज आर फोकस। तो ये जो F1 और F2 है, दे आर बेसिकली फोकस। और हमारा यहाँ सेंटर है, जो एलिप्स है इसका एक सेंटर है। और ये जो जगह है, ये जगह जहाँ एलिप्स हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, इसको हम ए के नाम से जाहिर करते हैं, और दिस इज बेसिकली नोन एज वर्टेक्स। और रे राइट साइड पे पॉजिटिव ए होगा तो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव ए होगा। तो इसका मतलब है ये जो हमारी ओवल शेप है, ये जब एक्स एक्सिस को टच करती है जिस जगह, या कट करती है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? वर्टेक्स। इसी तरह अगर वाई एक्सिस को ये पॉइंट जब डिस्कस करते सॉरी कट करते हैं, तो हम इसको बी के नाम से जाहिर करते हैं। इनको हम वर्टिसेस तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी हम इनको एक खास नाम असाइन करते हैं कि ये बी हो गया, और ये हमारा माइनस बी हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ हमारा ए हो गया, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस ए हो गया। तो ओवरऑल इस पूरी डिस्कशन का पर्पस क्या है कि भाई हमें ये क्लियर हो जाए कि एलिप्स क्या है। तो एलिप्स बेसिकली, आई रिपीट, कि एलिप्स एक ऐसी शेप है जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है। विच इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनमें से आपको अगर कोई भी एक पॉइंट किसी भी जगह पे आप चूज करें, लेकिन ये पॉइंट जो है ये हमेशा इस शेप के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ सेंटर में आपने चूज कर लिया, या नीचे, या इसके ऊपर बाहर। नहीं, ये जो शेप है, ये जो शेप के पॉइंट्स हैं सारे, इन्हीं पॉइंट्स में से कोई आपने चूज करना है। उसका जब आप डिस्टेंस F1 और F2 से मैयर करेंगे, मैयर करने के बाद जब आप उनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसमें उसने हमें क्या बताया कि दिस इज द सम ऑफ डिस्टेंसेस। तो जब हम डिस्टेंसेस को आपस में सम करेंगे, तो फिर जो उनका आंसर आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है। वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। इसी को हम यूज करते हुए हम इसकी इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि एलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी। तो सबसे पहले तो हमने एक शेप बना ली, और ये शेप वैसे नॉर्मली दो तरह की होती है। हम आगे ये भी जिक्र करेंगे कि कौन सी स्टैंडर्ड एलिप्सिस हैं, तो उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल लेट्स से एक ऐसी शेप है जो कि ओवल शेप है, इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? कुछ चीज़ों को मुझे लेबल करना होगा ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएं, और हम बाद में जब कैलकुलेशंस परफॉर्म करें तो हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सबसे पहले तो हमने ये जिक्र किया था कि भाई जो एलिप्स की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के मुताबिक कोई से दो फिक्स पॉइंट्स होने चाहिए। वो फिक्स पॉइंट्स उनको हम फोकाई कहते हैं, और सिंगुलर में फोकस कहेंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको हम F1 कह देते हैं, ये जो राइट साइड पे है इसको हम F2 कह देते हैं, और ये पॉइंट्स हैं लेट्स से ये। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारी एलिप्स बिलोंग करती है या एग्जिस्ट कर रही है, और इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये भी इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो जिस तरह हमने पैराबोला के केस में लिखे थे, तो अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये चूंकि एक्स एक्सिस पे है, और अगर हमें ये एज्यूम करें कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इसका F1 का जो डिस्टेंस है वो C है, वो C बनता है, तो ये
चूंकि लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है, तो इसका जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो -c, 0 होगा। इसी तरह जब मैं फोकस राइट वाला फोकस उसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो हमेशा 0, c होगा। अच्छा, ये हमेशा याद रखें कि जो F1 या F2 होंगे, या ये दोनों जो हमारे फोकाई हैं, ये सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये नहीं होगा कि एक फोकस जो है वो सेंटर से बहुत दूर है और दूसरा सेंटर से के बहुत करीब है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली सेंटर के, ये जो हमारी इलिप्स है, इलिप्स के सेंटर से हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये इलिप्स का सेंटर है। ठीक है, आधी इलिप्स लेफ्ट साइड पे है। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग बात करें, इस एक्सिस के अलोंग बात करें, तो आधी इलिप्स इसके लेफ्ट साइड पे, आधी राइट साइड पे है। तो सेंटर से हमेशा ये फोकस 1 और जो फोकस 2 है, F1 F2, इनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। अच्छा, तो अब ये हमने प्लेस कर दी। अब यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको जरा देखें कि अगर हमने कोई सिंपलेस्ट इक्वेशन एलिप्स की निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लेस करना पड़ेगा फोकाई को ऑन एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने प्लेस कर लिया कि हमने कहा जी एक्स एक्सिस पे आपका फोकाई 1 होना चाहिए, जो कि -c, 0 जीरो एक्सिस पे हो, और फोकाई 2 जो है वो c, 0 पे होना चाहिए, जो हमने पहले से प्लेस कर दिया हुआ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर इससे इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो वो इक्वेशन कैसे आएगी। हमने डेफिनेशन में भी एक चीज ये देखी थी कि आपका जो कोई भी एक पॉइंट अगर आप चूज करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो हम कोई एक पॉइंट भी चूज कर लेते हैं, उस पॉइंट के लिए हम कहते हैं कि जनाब, लेट्स से हम एक यहाँ एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी, ये पॉइंट मैंने चूज किया, इस पॉइंट को मैं P कहता हूँ, और इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ, और वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, x, y। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इसका फोकाई 1 और फोकाई 2 से डिस्टेंस जो है वो पता करना है। उसके लिए हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने पॉइंट P से दोनों जो हमारे फोकाई हैं उन तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि अच्छा भाई हम इन डिस्टेंसेस का जिक्र कर रहे हैं। और जैसा कि डेफिनेशन में हमने ये पहले पढ़ा है कि कोई अगर आपने पॉइंट चूज किया है, हमने पॉइंट P XY चूज किया, इसका अगर आप फोकस 1 से डिस्टेंस और फोकस 2 से डिस्टेंस ले लें और उनको ऐड कर दें, यानी कि उनको सम कर दें या उनको ऐड कर दें, वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी डेफिनेशन का सहारा लेते हुए हम एक छोटी सी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि भाई लेट किया कि जो, वैसे तो ये डेफिनेशन में है, लेकिन चूंकि जब हम चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा उनको सपोज करते हैं। तो हम ये अस्यूम किया, सपोज किया कि एक हमारा पॉइंट है जो P X है। ठीक है जी, P XY एक पॉइंट है जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया। ये एलिप्स के ऊपर है, ऑन एलिप्स। ठीक है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑन एलिप्स, एलिप्स के ऊपर है। और इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस है वो, लेट से हमने कहा था कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हम 2a के बराबर ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एज्यूम किया था। तो इसी तरह
तो हमने ये चूंकि एज्यूम कर लिया, तो अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास दो लाइंस बन रही हैं। एक लाइन F1 से P तक जा रही है और एक F2 से P तक जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये लाइन है, दिस इज F1P। ठीक है, इस लाइन का हमने एक नाम रख दिया। और इसी तरह ये F2P, आप इसे PF1 भी कह सकते हैं और PF2 भी कह सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। तो बस लाइन का हमने ये नेम रखा है और इससे हम इसका डिस्टेंस पता कर लेंगे। और हमें ये पता है कि इसका जो डिस्टेंस होगा इसके बराबर होगा। तो असल में लेट्स से हम कहते हैं जी F1P जो है, ये जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस है, ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस को यहाँ मैं डिस्टेंस की नज़र से या डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो F2P जो है, इसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये बात हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी कि कोई भी आप एक पॉइंट चूज करें, उन दोनों का, उस पॉइंट का दोनों फोकाई से अगर आप डिस्टेंस ले लेंगे तो दोनों डिस्टेंसेस का जो सम होगा दैट सम इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से हमारी जो कहानी है वो थोड़ी सी ट्विस्ट लेगी और हम यहाँ से ये डिस्टेंसेस पता करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने पैराबोला के केस में भी इसी तरह हमने एक पॉइंट चूज किया था और डिस्टेंस पता करने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसको भी करेंगे। जहां तक कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि वो जो डिस्टेंसेस वाली हमने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी थी, अब जरा हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि वो डिस्टेंस जो है पॉइंट P से, ये जो डिस्टेंस है लेट्स से F1 से P तक, ये डिस्टेंस इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो हम लिखते हैं जी F1P जो है, ये जो डिस्टेंस है, इसमें अगर मैं एज्यूम करूं कि हमारा जो P पॉइंट है ये फाइनल डिस्टेंस है या फाइनल डेस्टिनेशन है, और ये जो F1 है ये हमारी इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनको देखते हुए जब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक हमारा x आया। और x क्यों आया जी, अगर मैं हम इसको सामने रखें तो x इसलिए आया क्योंकि x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा फार्मूला था जी x2 माइनस x1। तो इस केस में हमारा जो x2 है वो x के बराबर है और जो x1 है वो माइनस c के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको जब यहाँ लिखेंगे तो ये x माइनस, और फिर x1 की जब वैल्यू लिखी तो वो माइनस c की इक्वल आ गई, और इसका हमने ले लिया स्क्वायर, प्लस इसी तरह जब हम y2 लिखेंगे तो y2 इस y की इक्वल है, तो ये y माइनस, तो y1 जो है वो 0 के बराबर है, तो इसलिए फिर हमने इसको यहाँ 0 लिख दिया और फिर इनका हमने ले लिया अंडर रूट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे लिए क्या बन गया जी, ये x प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये उसका स्क्वायर, और प्लस चूंकि ये y का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू F1P का जो भी डिस्टेंस आया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे। ये एक डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब है कि P.1, सॉरी जो P पॉइंट है उसका F1 से जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह हमें जो F2 से P जो है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए अगेन हम F1 2 को स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट चूज करते हैं और P को हम फाइनल पॉइंट चूज करते हैं। तो उसी पैटर्न पे हम जब लिखेंगे जी सर F2P एक मिनट, का पेज डिस्टेंस, पेज नंबर 2 ओपन कीजिएगा। सर वो पेज नंबर 1। इसमें कोई चीज अगर समझ नहीं हो तो पूछ लीजिएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी, चलें। तो अब हमने ये डिस्टेंस लिख लिया था, ये सेकंड डिस्टेंस है।
तो जो सेकंड डिस्टेंस है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे केस में उसी तरह x2 तो x के बराबर है माइनस, लेकिन जो हमारा x1 है वो किसके बराबर है, इनिशियल पॉइंट c के इक्वल है। तो हम यहाँ आप इस केस में c लिखें, तो c का स्क्वायर आ गया प्लस उसी तरह y माइनस, क्योंकि जीरो दूसरा कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट इसका जीरो है, तो ये आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो x माइनस सी का स्क्वायर एज इट इज और y का स्क्वायर अंडर रूट, और दिस इज इक्वल टू f2p। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। और ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमने असल में इस चीज का, इस पार्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया और फिर इस पार्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, और इन दोनों से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। और उसको अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो इसका मतलब है दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 2a। लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो हम ये जो दोनों डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट किए, उन दोनों को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट f1p जो डिस्टेंस है एंड f2p डिस्टेंस इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इस इक्वेशन 1 में जब मैंने इनको पुट किया तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये जनाब मेरा, पहले हम इसको लिख देते हैं, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया प्लस, और ये प्लस हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया क्योंकि उसमें प्लस था, और फिर सेकंड डिस्टेंस और x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 2a। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये हुआ कि हमने सिंपली क्या किया है कि हमने जो दो डिस्टेंस पता किए थे, ये वाला और ये वाला, ये हमने सिंपल इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और ये जो सिंपल इक्वेशन 1 थी, ये असल में डेफिनेशन थी हमारी एलिप्स की, कि दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। तो हमने सिंपली दोनों डिस्टेंसेस को इस इक्वेशन में पुट किया और ये हमने इस तरह की इक्वेशन जनरेट कर ली। ठीक है जी। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और उससे फिर हमारी एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम कहेंगे कि ये एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। रीअरेंज मैं इस सेंस में करूंगा कि मैं इसमें से एक टर्म जो है, असल में मुझे इस पे से ये शेक्सपियर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। हाँ, असल में मुझे चूंकि इसके अंडर रूट खत्म करना है तो उसके लिए मुझे इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर लूंगा तो वो थोड़ा सा शायद उस तरह अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा, इसमें से एक टर्म जो है वो मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। लेट्स से ये वाली जो पहली टर्म है ये मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, और फिर मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ जी, हमारी जो एक टर्म थी x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसको मैं लेफ्ट साइड पे रहने देता हूँ, और राइट साइड पे 2a ऑलरेडी था और माइनस। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ये वाली जो टर्म है ये इधर ही रहने दी, और ये जो टर्म है फर्स्ट वाली ये उठाई और मैं राइट साइड पे ले गया। तो ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। अब हम इसका ले लेंगे जी स्क्वायर। तो इसका हम जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑन, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो अब हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारी लेफ्ट वाली जो टर्म है इस पे अंडर रूट जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको ऑलरेडी समझ आ गया है। तो लेफ्ट साइड पे जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये सॉरी स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ खत्म हो गया। तो राइट साइड पे जो हमारी टर्म बनेगी वो 2a माइनस एक्स प्लस सी का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर 4, और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, इनको हम लेंगे स्क्वायर। तो ये जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये 4a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2a, और ये वाली टर्म आ जाएगी x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और प्लस फिर ये जो b पार्ट होता है पूरा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये अगेन इस टर्म का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये अंडर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होगा जी, ये x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इसमें मैंने किया, इस पार्ट का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर हम a माइनस बी के सेंस में बात करें तो इसमें हमारा a ये है और b ये है, तो हमने सिंपली a का स्क्वायर लिया, फिर यहाँ ये b का स्क्वायर आ गया, और -2ab, तो ये 2a, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी है कि यहाँ 2 तो फार्मूला का था, और यहाँ एक और 2 भी आएगा इसके साथ, ये वाला फार्मूला का 2, तो ये असल में 4a हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके या सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ जी, 4a का स्क्वायर -4a x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड प्लस x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये हमारा किसके बराबर आएगा जी, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो दोनों साइड पे स्क्वायर्स हैं, x माइनस सी का स्क्वायर और इधर x प्लस सी का स्क्वायर, हम इनको ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जानी चाहिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा जी, x का स्क्वायर आ जाएगा जी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab आ जाएगा। तो 2 हमारा फार्मूला का आ गया, और c एंड x, ठीक है जी, ये आ गया, और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये मैंने सिर्फ इस पार्ट का जो है स्क्वायर इसको ओपन किया, और फिर राइट साइड पे एक 4a स्क्वायर 4a, और ये हम एज इट इज रहने देते हैं। इसका इस स्क्वायर को जो अंडर रूट के अंदर है इसको ओपन नहीं करते, लेकिन जो अंडर रूट के बाहर है हम इसको ओपन करते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2c x प्लस वाई। तो अब ये देखते हुए मुझे बताइए कि क्या इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब सर अगर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, और सी स्क्वायर जो है वो भी इधर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए। तो ये 3 ऐसी टर्म्स हैं जो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो हमारे पास एट द एंड क्या बचता है फिर, तो लेफ्ट साइड पे -2cx बचेगा, और राइट साइड पे 4a का स्क्वायर -4a x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ राइट साइड पे ये +2c x भी आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब क्या कुछ अरेंजमेंट हो सकती हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि, सर प्लस सी स्क्वायर अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो हाँ ये अब फोर ये सी जो एक्स हो जाए। अब ये जो 2cx है, हाँ अब हम ये भी कर सकते हैं कि इधर जो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है, ये अंडर रूट के साथ, अंडर रूट वाली जो पूरी टर्म है, ये चूंकि नेगेटिव के साथ है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं, और जो इधर नेगेटिव वाली टर्म है इसको उठा के हम राइट साइड पे लें। जो बात समझ आई, ये जो पूरी टर्म है, ये जो नेगेटिव वाली ये वाली पूरी टर्म, इसको हम उठाएं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इक्वल के राइट इधर लेफ्ट साइड पे ले आए, इस साइड पे, और इधर ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको उठाएं और ये हमारे राइट साइड पे आ जाए। तो थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। तो इसको मैं लेके आता हूँ। तो रीअरेंज जब मैंने इसको किया तो
ये 4a ये पॉजिटिव के साथ आ गया, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारा 4a स्क्वायर पहले से ही था प्लस 2cx पहले से ही था, और जब मैंने इधर से लेफ्ट साइड से इस माइनस 2cx को शिफ्ट किया तो ये भी पॉजिटिव 2cx बन गया। ठीक है, अब मैं अगर राइट साइड ये वाली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4cx के बराबर आ जाए। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी काफी सारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अच्छा, अब इसमें 4 जो है वो चूंकि हर टर्म के साथ आ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें 4 के साथ, ताकि ये 4 कैंसिल आउट हो जाए, हमारी सिंप्लीफिकेशन और भी आसान हो जाए। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 4, सो वी गेट, जो हमने इस इक्वेशन को 4 से दोनों साइड से डिवाइड किया, तो इस साइड से डिवाइड करने से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया a x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जब मैंने इस टर्म से 4 को डिवाइड किया और इस टर्म से डिवाइड किया, तो इस केस में ए स्क्वायर रह गया और ये सिर्फ सी एक्स रह गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब जी सर। अच्छा अब हम हमारा एक अंडर रूट, जो शुरू में तो दो अंडर रूट वाली टर्म्स थी, तो एक तो कैंसिल हो चुकी या वो गायब हो चुकी है, अब दूसरी है रह गई है। क्या इसको भी मुझे कैंसिल करना है या इसको भी अंडर रूट को किसी तरह गायब करना है, तो इसके लिए भी फिर अगेन मैं क्या करूंगा, मैं अगेन स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, तो मैं अगेन इसका स्क्वायर ले लूंगा, तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ कि स्क्वायर असल में किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट और ये आ गया, और इधर ए का स्क्वायर प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो वैसे सिंपल है। सिंपल मैंने क्या किया है कि इन दोनों टर्म्स को इस पे स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आ गया और इस वाली राइट वाली टर्म पे भी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ हमने स्क्वायर कर लिए, अब हम इस स्क्वायर को जरा ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कुछ मैथ्स के जो रूल्स पढ़े हुए हैं, उसमें हमने ये देखा था कि अगर एक जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर वाली पूरी टर्म के अंदर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम स्क्वायर को उन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ए और ये पूरा जो अंडर रूट वाली टर्म है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन सब का हो रहा है स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनका जो स्क्वायर है वो सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि भाई ए का स्क्वायर, इनका स्क्वायर जो है वो ए पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ इस दूसरी टर्म पे अलग से स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट और फिर इसका स्क्वायर, और ये मैं इसको फिलहाल एज इट इज लिखता हूँ, इसको हम फिर नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वाली टर्म आपको, ये बात आपको समझ आ गई कि मैंने क्या किया है कि अगर दो टर्म्स स्क्वायर्स के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम उन पे स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और अगर दो टर्म्स ऐसी हों जो आपस में जिन दोनों पे स्क्वायर हो और वो मल्टीप्लाई हो रही, तो हम उनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, कि हमने इकट्ठा लिखा होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था स्क्वायर को, और अगर ये स्क्वायर ऐसे लिखा हो तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये करूंगा कि मैं इसको, ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं इनको अप्लाई कर दूंगा। तो इस केस में जब हम लाइक अप्लाई करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट है वो असल में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हमारा इस वाले पार्ट को हम ओपन कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ए स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ जी, अब मेरी जो अंदर टर्म थी वो क्या रह जाएगी, वो एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से अंडर रूट
खत्म हो चुका है। और अब ये जो राइट साइड है हमारी, ये ए स्क्वेयर प्लस सी एक्स है, तो इसका मतलब इसमें ए जो है हमारा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वेयर जो बनता है, उसमें ए जो है वो ए स्क्वेयर के बराबर है और बी जो है वो सी एक्स के बराबर है। तो जब हम इस पे स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वेयर का जब स्क्वेयर होगा तो ए की पावर 4 बन जाएगा। ए स्क्वेयर का जब स्क्वेयर होता है तो वो ए की पावर 4 बन जाता है। फिर हमने सेकंड वाली टर्म को वो सी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बन जाएगा प्लस 2 फार्मूले का, और ए स्केयर हमारी जो ए टर्म और जो दूसरी टर्म है वो सी एक्स। तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने इस ए स्केयर प्लस सी एक्स जो होल स्केयर है, इस पर मैंने ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया और इसको ओपन कर लिया। ठीक है जी, आई होप जहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो हमारे स्क्वेयर्स हैं, इस साइड पे ये जो स्क्वायर है इसको भी मैं ओपन करता हूँ, और फिर मैं फिर हम मजीद आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो इसको जब मैंने ओपन किया तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस सी का स्क्वायर हो गया प्लस 2 सी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और राइट वाली टर्म्स एज इट इज, सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर सी एक्स। अच्छा, अब मैं ए स्क्वायर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस तो ये ए स्क्वायर हर टर्म के साथ, चारों टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर सी एक्स। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसी तरह ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड जो है वो एज इट इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे ये देख के बताइए, क्या इसमें से कोई टर्म कैंसिल होती है? सर 2a² CX कैंसिल हो सकती है। हाँ जी, ये जो दो टर्म्स हैं ये वाली, ये आपस में कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, अब हमें ये पता है कि इसमें कुछ टर्म्स एक्स वाली हैं कुछ वाई वाली हैं। तो जिस तरह ये एक्स स्क्वेयर वाली है, ये वाई स्क्वेयर वाली है और ये एक्स स्क्वेयर वाली, और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसमें एक्स और वाई बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ये है और ये है। तो जो एक्स और वाई वाली टर्म्स हैं वो हम एक साइड पे रख लेते हैं, और जो दूसरी टर्म्स है वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये इधर लिखा, इधर से ये जो सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर था ये उधर से उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जब जाएंगे तो ये माइनस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, ये बन जाएगा। और ये जो वाई स्क्वेयर वाली टर्म है ये भी हम लिख देते हैं कि ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी टर्म लिख ली, हमने ये वाली टर्म लिख ली, और हमने ये वाली टर्म भी एडजस्ट कर ली, और हम ये भी टर्म एडजस्ट कर ली। तो अब कौन सी रह गई है, एक ये वाली रह गई है और एक ये वाली रह गई है। तो ये दोनों, इन दोनों के साथ ना एक्स है ना वाई है, तो इन दोनों को राइट साइड पे रख लेते हैं। तो राइट साइड पे ये तो ऑलरेडी राइट साइड पे ए एक्स ए की पावर 4, और ये वाली टर्म है इसको मैं राइट पे लेके गया तो ये ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये सिंपल थी। अच्छा, अब इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ ये लेफ्ट साइड पे कुछ कॉमन या राइट साइड में से कुछ कॉमन निकल सकता है, जरा मुझे बताइए। सर जो राइट साइड है इसमें a² कॉमन आ सकता ठीक हो गया, राइट साइड से तो ए स्केयर कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा जी, ए स्केयर माइनस सी का स्केयर, ये बचेगा। और लेफ्ट साइड पे कुछ कॉमन आता है? है। सर लेफ्ट साइड पे तो कोई कॉमन नहीं आ सकता। लेफ्ट साइड पे भी कॉमन आ सकता है, जिस तरह इस टर्म में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो क्या कुछ सर कॉमन अगर है? ए स्क्वेयर सर इसमें x² सर अगर ए कॉमन है। स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को हम राइट साइड पे कर लें इसके बाद। नहीं नहीं, वो चीजें फिर मुश्किल हो जाएंगी। इसमें से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, असल में हमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स जो है वो एक हमें एक्स स्क्वेयर की एक टर्म चाहिए, वाई स्क्वेयर की एक टर्म चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर की दो टर्म्स हैं, तो हमने इनमें से एक्स जो है उसको कॉमन लिया, एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया और एक टर्म बना दी।
तो ये कोफिशिएंट इसका आ गया, ये आ गया। अब ये एक बड़ी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो कोफिशिएंट है ना, ये जो राइट साइड पे हमारा आ रहा है, इधर 1 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ये इक्वेशन के जो राइट साइड पे है इसको मुझे 1 करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस सी सर स्क्वायर फिर सर, ये इसको डिवाइड कैंसिल हो कर देंगे सकते हैं। पूरी जो हमारे पास सर वैल्यू है यस कोफिशिएंट सर, का। सर जी डिवाइड हाँ करना जी, है। तो ए इस स्क्वायर माइनस बोथ सी स्क्वायर साइड पर रख दिया। मैं अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। तो हम कहते हैं जी, तो हम इस सम टर्म से जब डिवाइड कर देंगे तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। तो हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो थी ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और हमें इसको डिवाइड करना है सर जी 1 मिनट, पेज दिखाए पहले ए और। स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ओके सर जी, ठीक। हो गया सर जी, ओके। अच्छा, ये तो ये मैंने जो पहली टर्म थी, ये हमारी ये वाली टर्म, इसको पकड़ा और इससे मैंने डिवाइड कर दिया। इसको मैंने इस टर्म से डिवाइड कर दिया। अब मैं सेकंड वाली टर्म्स को उसको पकड़ूंगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको इसी से डिवाइड कर दूंगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और राइट साइड जो हमारी थी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर थी, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मामला सेट हो गया। अच्छा, तो अब इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। राइट साइड पे तो हमें पता है ये पूरी टर्म इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगी ताकि ये 1 बन जाए। और अगर मैं इधर लेफ्ट की बात करूंगा तो तो सर ये जो लेफ्ट साइड ये ए प्लीज। स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है, और जहाँ ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह हमारी कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास जो एट द एंड टर्म बची वो ऊपर एक्स स्क्वायर बची और नीचे ए स्क्वायर बचा, और इधर वाई स्क्वायर ऊपर बचा और नीचे ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बचा, और राइट साइड पे मेरा 1 आ गया। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि छोटी सी एक अजम्पशन करते हैं कि लेट ये जो है, ये जो वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, इसको अगर हम किसी एक सिंगल चीज के इक्वल कह दें, तो अगर हम ये कह दें कि भाई ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, कि हमने ये जो नीचे टर्म है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हमने कहा यार ये बी स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने क्या गेट किया, सो वी गेट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनाब हमारी इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन में एक चीज हमेशा ये होनी चाहिए, इसमें से जो ए है वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। और दिस इक्वेशन इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे जी, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse at फोकाई F1 जो है वो माइनस सी कॉमा 0 पे, एंड F2 जो है वो सी कॉमा 0। ठीक है जी, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जो कि एक्स जो कि एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, आई होप। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा हम इसको ये रिलेट कर लेते हैं कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर है ये असल में क्या थे। तो अगर हम इनिशियली ये जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी तो हमने ये डायग्राम बनाई थी।
तो इस डायग्राम में हमने इससे पहले ये जिक्र किया था कि ये जो एलिप्स होती है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको ए कहते हैं, और इसके नेगेटिव साइड पे जब कट करती है तो इसको माइनस ए कहते हैं, और जब यही एलिप्स जब वाई एक्सिस पे कट करती है तो इसको बी कहते हैं, और यहाँ नीचे इसको माइनस बी कहते हैं। तो असल में तो अब हमारे पास असल में कितने पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी होता है, और एक ये पॉइंट होता है सी जिसको हम बोलते हैं। तो ये असल में ए और बी और सी इन्हीं का ही एक रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है। तो असल में हमें ये बताया जा रहा है कि जो एक्स स्क्वेयर है ये डिवाइड होगा ए के स्क्वेयर से, वाई स्क्वेयर जो है ये डिवाइड होगा बी के स्क्वेयर से। और अगर इस डायग्राम में देखें आप, तो डायग्राम के मुताबिक ए की वैल्यू बड़ी होगी या बी की वैल्यू बड़ी होगी? ए। ए की वैल्यू बड़ी होगी। यही रीजन है कि हमने जहाँ ये लिखा है कि भाई ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है कि ए हमेशा बी से बड़ा हो। जिसका मतलब है जो जरा स्ट्रेच हुई होगी ना, जो साइड स्ट्रेच हुई होगी उसको हम ए कहेंगे, जो थोड़ी सी कम स्ट्रेच है उसको हम बी कहेंगे। ठीक है, इसलिए इसकी जो शेप है वो इस तरह की बनेगी। तो आपका जो, अगर मैं ये पूछूं कि ये जो एलिप्स है इसका एक्सिस कौन सा है, तो ये कौन से एक्सिस पे से बिलोंग करती है या कौन से एक्सिस पे ये एग्जिस्ट करती है, बता सकते हैं ये तो कौन से सर एक्सिस? दोनों एक्स और वाई पे एक्स दोनों पे एक्सिस। होगी सर। तो असल में ए जिस साइड पे होता है उसको हम कहते हैं यार ये इसका एक मेजर एक्सिस है। ठीक है इसका, तो असल में दो एक्सिस होते हैं, जिस तरह आप में से एक बंदे ने कहा कि इसके तो असल में दो एक्सिस हैं। तो असल में जो एलिप्स होती है उसके वाकई दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहते हैं, बस मैं लिख देता हूँ इधर। एक को हम क्या कहते हैं जी, मेजर एक्सिस, और एक को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। अच्छा, अब और आप तो सर फिर आपको इसके रेडियस भी दो होंगे सर। रेडियस, रेडियस कौन सा? नहीं नहीं, रेडियस तो नहीं होता इसका। सर जो फोकस पॉइंट होगा, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था कि वहां पर हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स भी होता है। हाँ जी, इसमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं होता, तो लेकिन इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स फोकस सर होते इसमें हैं। तो नहीं होता, लेकिन वहां पे हमारे पास एक क्या नाम है, फोकस से जो वर्टेक्स तक पॉइंट था वो हमारा बेसिकली रेडियस था ना। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि इसके दो रेडियस हो नहीं, सकते वो हैं। रेडियस नहीं था। रेडियस असल में सिर्फ सर्कल का होता है, क्योंकि रेडियस का मतलब ये होता है कि उस सेंटर पॉइंट पे अगर आप खड़े हों तो आप चारों साइड पे जहां भी देखेंगे उस कर्व को, तो आपका डिस्टेंस उससे हमेशा इक्वल होगा। जिस तरह आप रेडियस के केस में अगर आप सेंटर में खड़े हो जाएं तो आपको हर तरफ डिस्टेंस बराबर शो होता है। लेकिन जो पैराबोला है, जैसे हमने लास्ट टाइम अगर पैराबोला का जिक्र करें, तो पैराबोला तो इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसका कभी भी डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं रहता उस फोकस पॉइंट से। आप जितना इन्फिनिटी के करीब जाते जाएंगे आपका फोकस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो असल में वो उसका रेडियस नहीं होता। उसको फोकस कह सकते हैं कि भाई आप कहीं किसी भी पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे खड़े हों तो आप एक खास पॉइंट की तरफ देख सकते हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, लेकिन उसको रेडियस नहीं कह सकते। रेडियस सिर्फ सर्कल के केस में होता है। इसी तरह इस केस में भी रेडियस नहीं होगा। हाँ, ये जो पैराबोला, सॉरी, ये जो एलिप्स है ना, इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये जो फोकसेस हैं, ये दोनों F1 और F2, ये आपस में करीब आना शुरू हो जाएं, ये आपस में करीब आना शुरू हो जाएं, ये इतना करीब आ जाएं कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, इतना करीब आते हुए कि ये करीब आते जाएं, करीब आते जाएं, इतना करीब आएंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। ये जो अभी हमें दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सिंगल पॉइंट बन जाएगा। उस सिंगल पॉइंट बनने से क्या होगा, ये जो एलिप्स है ये सर्कल में बदल जाएगा, क्योंकि सर्कल एक ऐसी चीज है जिसका फोकस पॉइंट सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है, अगर हम एलिप्स और सर्कल को आपस में कंपेयर करें तो जो फोकसेस हैं अगर ये आपस में करीब आते जाएं तो ये सर्कल बन जाएगा। और अगर हम सर्कल में जो एक सेंटर पॉइंट होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक दूसरे से दूर करना, तो उन दो हिस्सों को दूर करना शुरू कर देंगे तो हमारा वो जो सर्कल है वो बदल जाएगा एलिप्स में। ये बात आपको मेरी क्लियर हुई है? ये जो जी सर। असल में जो सर्कल है ना वो इस एलिप्स का एक स्पेशल केस है। और वो स्पेशल केस क्या है कि सर्कल में जो दोनों फोकसेस होते हैं
वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, इसलिए हम उसे एक ही पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो अगर उस एक पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक दूसरे से दूर कर दें तो एलिप्स की शेप बन जाएगी। अच्छा, अब हमने ये जिक्र किया कि एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो वाली वैल्यू सेंटर से, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से वो वाली वैल्यू जो बड़ी है, ए या बी, अगर हम ए और बी के सेंस में बात करें तो वो वाला एक्सिस जिस साइड पर आपकी एलिप्स की शेप जरा ज्यादा फैली हुई है वो मेजर एक्सिस होगा, और जिस साइड पे कम फैली हुई है वो माइनर एक्सिस होगा। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इसमें मेजर एक्सिस कौन सी साइड पर है और माइनर एक्सिस कौन सी साइड पे है। तो अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर केस की, तो हमारा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि ए की बड़ी वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो आपकी एलिप्स होती है उसके अंदर असल में दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। ठीक है, तो नॉर्मली मेजर एक्सिस को हम ए से ही वो कह लें कि डोनेट कर रहे होते हैं, या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, और माइनर एक्सिस जो है वो उसको उसके लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप जहाँ तक बात क्लियर है। क्लियर जी है सर। जी। अच्छा, इसका मतलब है ये देखें जी, ये हमें ये जो कहती है इक्वेशन क्या कह रही है कि भाई जो बड़ी वैल्यू होगी वो अगर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो एक्स वाले एक्सिस पे आपकी जो एलिप्स है वो स्ट्रेच होगी। ठीक है, और बी वाली जो वैल्यू वो छोटी होगी तो इसका मतलब वो कम स्ट्रेच होगी। ठीक हो गया, तो ए और बी की वैल्यूज जितनी बड़ी छोटी होती जाएंगी वो क्या होती जाएंगी, वो उस हिसाब से स्ट्रेच होती जाएगी। अच्छा, अगर ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये सर्कल तो होगा। सर फिर वो सर्कल बन जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड, तो वो सर्कल बन जाएगा असल में। इसलिए हमने ये सात कंडीशन लिखी है कि भाई अगर आपने एलिप्स का ही जिक्र करना है तो एलिप्स के केस में ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, ये आपस में इक्वल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इक्वल बनेगा तो वो सर्कल बन जाएगा, तो हमने इक्वल भी नहीं रखना। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास इस एलिप्स की, जो हमने यहाँ शुरू में ड्रॉ की थी। तो ये असल में हमारी एक तरह की स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी तरह ये भी पॉसिबल है ना कि ये बिल्कुल इसका ऐसे 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करती, कि जो हमारा मेजर एक्सिस है वो इसके अलोंग होता, वाई एक्सिस के अलोंग होता, और जो हमारा माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, तो उसकी फिर इक्वेशन थोड़ी सी सर बदल। अगर बी ग्रेटर देन ए होता सर जी, मैं फिर वही कौन कह सी रहा हूँ, शेप अगर हमारे पास? अगर बी ग्रेटर देन होता तो फिर हमारा क्या होता, फिर हमारी जो ये एलिप्स होती वो इस शेप की होती, ये वाई एक्सिस के अलोंग होती। लेकिन मजे की बात यह है कि हम अगेन और इक्वेशन माइनस टू ए होता। लेकिन अगेन हम यही कहते हैं कि जो मेजर एक्सिस होता है उसे ए ही कहेंगे, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग हो या एक्स एक्सिस के अलोंग हो। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा है कि बी ए से बड़ा नहीं हो सकता। सादा अल्फाज में बात करेंगे तो बी जो है वो ए से बड़ा नहीं हो सकता दोनों केसेस में। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, जिस तरह भी हमारा ए एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो कल को हमारा ये जो ए है ये वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा मेजर एक्सिस होगा उसे हम हमेशा ए के नाम से जाहिर करेंगे, और जो हमारा छोटा एक्सिस होगा, जो माइनर एक्सिस होगा, उसे हम हमेशा बी के नाम से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स का जिक्र करेंगे तो उसमें मैं ये आपको उसमें बता भी दूंगा। ठीक हो गया जी।